हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का पीमैक्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल, स्पर्शी एवं अभिलंब। अवकलज का एक महत्वपूर्ण अनुप्रयोग है, ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है। तो आज इस वीडियो में हम टेंजेंट एंड नॉर्मल के जितने भी कंसेप्ट्स हैं, जितने भी फॉर्मूले हैं, उन सारे फॉर्मूलों का डिस्कशन करेंगे। और आप अगर इन कंसेप्ट को ढंग से समझ लिए और इन कंसेप्ट को याद कर लिए तो आप किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सारे कंसेप्ट को स्टेप बाय स्टेप समझते हुए चलना, सारी परिभाषाओं को समझते हुए चलना, सारे फिगर पर ध्यान देना। ठीक है, तो इन सब चीजों का आप नोट बाकायदा बनाकर चल सकते हैं। नोट बनाइएगा और जहां वीडियो पॉज करके नोट करने की जरूरत पड़ेगी वो बात नोट करिएगा, या जितनी भी बातें बोल रहे हैं इसको आप नोट जरूर करिएगा। तो आपका कोई भी क्वेश्चन, कहीं का भी क्वेश्चन हो, बड़े आसानी से आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हेडिंग दिख रहा है टेंजेंट एंड नॉर्मल, एक बार सारे चौक को उठा लिया जाए। चलिए ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज है, ये कोई वक्र है, मान लेते हैं किसी फलन का वक्र है y = fx। ये y अक्ष है, ये कौन सा अक्ष है? x अक्ष है। आई बात समझ में? वक्र के किसी बिंदु से होकर जाने वाली जो रेखा होती है, वक्र के किसी एक बिंदु से होकर जाने वाली जो रेखा होती है, इसी रेखा को हम लोग स्पर्शी कहते हैं। क्या परिभाषा, एक बार फिर से सुन लो। वक्र के किसी बिंदु से होकर जाने वाली जो रेखा होती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्पर्शी कहते हैं, टेंजेंट बोलते हैं, या स्पर्श रेखा बोल सकते हो। आई बात समझ में? एक बिंदु से केवल और केवल एक ही स्पर्शी खींची जा सकती है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, एक बिंदु से केवल और केवल एक स्पर्शी खींची जा सकती है। आई बात समझ में? एक बिंदु से केवल और केवल एक स्पर्शी खींची जा सकती है, और एक ही वक्र पर एक बिंदु से केवल और केवल एक स्पर्शी खींची जा सकती है, लेकिन एक ही वक्र की कई स्पर्शियां या कई स्पर्श बिंदु हो सकते हैं। एक ही वक्र के कई स्पर्श बिंदु हो सकते हैं। जैसे सर्कल में दो स्पर्श बिंदु हो सकते हैं, दो स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, ऊपर नीचे भी दोनों पैरेलल रहेंगी। ठीक है, तो एक वक्र की कई स्पर्श रेखाएं भी हो सकती हैं, कई स्पर्श बिंदु भी हो सकते हैं। आई बात समझ में? अच्छा, तो स्पर्शी वक्र को केवल और केवल कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है? एक बिंदु पर। इस पॉइंट को हम बोल दे रहे हैं कितना? x1, y1, x1, y1, ये है स्पर्श बिंदु है। अच्छा, फिर ये स्पर्शी जो है x अक्ष के साथ कुछ कोण बना रही है, तो इस कोण को हम मान ले रहे हैं कितना? थीटा एंगल। इस एंगल को हम मान ले रहे हैं कितना है? थीटा। इस थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं? झुकाव बोलते हैं, इंक्लिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? झुकाव बोलते हैं, इंक्लिनेशन बोलते हैं। और ये कोण हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मापा जाता है। कोण हमेशा कैसे मापा जाता है? एंटी क्लॉकवाइज हमेशा कोण मापा जाता है। ये वक्र है y = fx, और ये जो है स्पर्शी है। ये स्पर्शी जो है धन्यक अक्ष के साथ कोण बना रही है। कोण इधर से नहीं मापोगे, क्लॉकवाइज नहीं मापोगे कभी भी, याद रखना। अब जरा बताना, तो स्पर्शी हमें पता चल गया और स्पर्शी का झुकाव भी x अक्ष के साथ पता चल गया। तो सबसे पहला टास्क रहेगा हम लोगों के लिए स्पर्शी की ढाल या प्रवणता। स्पर्शी की ढाल या प्रवणता। तो अगर स्पर्शी की ढाल या प्रवणता पूछे तो इसको हम बोल दे रहे हैं यम। स्पर्शी की ढाल या प्रवणता को किस अक्षर से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं? स्मॉल यम से। और हम लोग पढ़े भी हैं, यम = होता है tan थीटा। जितना भी एंगल बने उसी का tan ले लो, तो किसी भी रेखा की ढाल या प्रवणता हमें पता चल जाती है, ग्रेडियंट पता चल जाता, स्लोप पता चल जाता है। यम = tan थीटा। इसी tan थीटा को आज के दिन हम लोग क्या लिखेंगे? dy/dx लिखने वाले हैं। और dy/dx माने ddx ऑफ y माने x के रिस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन करने वाले हैं। आई बात समझ में? तो वो भी चीज क्या बताता है? स्पर्शी की ढाल या प्रवणता बताती है, dy/dx।
dy बाई dx क्या बताती है? स्पर्शी की ढाल या प्रवणता। जैसा कि इंट्रोडक्शन जब अवकलन का किया जाता है तो वही बात बता दिया जाता है कि dy बाई dx और क्या है? x के सापेक्ष y का अवकलन, साथ ही साथ क्या कहलाता है dy बाई dx? तो dy बाई dx को हम लोग स्पर्शी की ढाल या प्रवणता भी बोलते हैं। आई बात समझ में? चलिए ठीक है, dy बाई dx। अब सबसे बड़ी बात, स्पर्शी की ढाल या प्रवणता अगर हमें निकालना है तो सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे? स्पर्श बिंदु हमें पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? स्पर्श बिंदु हमें फाइंड आउट होना चाहिए, फाइंड होना चाहिए, ये ज्ञात होना चाहिए। अगर स्पर्श बिंदु नहीं दिया है तो फिर हम dy बाई dx नहीं निकाल सकते हैं। चलो, और खास बात क्या है, अगर x की वैल्यू दी गई है, किसकी वैल्यू? x की वैल्यू दी गई है तो हम y की वैल्यू निकालेंगे कर्व के इक्वेशन से, और अगर y की वैल्यू दी गई है तो x की वैल्यू भी हम निकालेंगे किससे? वक्र से। किससे निकालेंगे? वक्र से। बड़ा कंफ्यूजन होता है, ये बात ध्यान रखना। और किसी समीकरण में आप x y नहीं निकाल सकते, आप कर्व ढूंढेंगे, जहां वक्र शब्द लगा है वहीं से आप x और y की वैल्यू निकालेंगे। बाय द वे, अगर दोनों पॉइंट नहीं दिए गए हैं, x और y दोनों वैल्यू अगर नहीं दी गई हैं, एक ही वैल्यू दी गई है, और जरूरत अगर हमें पड़ रहा है तो दूसरे पॉइंट का, तो हम कहां से जाएंगे? वक्र में, वक्र के समीकरण का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, एक चीज और भी अभी अभी पता चला कि dy बाई dx करेंगे। क्या करेंगे? dy बाई dx। तो याद रखना, डिफरेंशिएशन हमेशा हम लोग करेंगे किसका? डिफरेंशिएशन हमेशा करेंगे किसका? वक्र का। किसका करने वाले हैं? डिफरेंशिएशन हम लोग हमेशा करेंगे वक्र का। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कभी कभी समझ में नहीं आता अवकलन करे किसका, तो याद रखना डिफरेंशिएशन अवकलन हमेशा वक्र का करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, चलो ये बात क्लियर हो चुकी है। अच्छा, अगर हमें प्रवणता या ढाल निकालनी है तो स्पर्श बिंदु पता होना चाहिए, या फिर अगर स्पर्श बिंदु निकालना है तो ढाल पता होनी चाहिए। समझ पा रहे हो कि नहीं बात? अगर हमें ढाल या प्रवणता निकालनी है तो स्पर्श बिंदु ढूंढेंगे, अगर उल्टा क्वेश्चन पूछ ले, नहीं स्पर्श बिंदु बताओ, तो ढाल या प्रवणता ढूंढेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई। वक्र के समीकरण का ही क्या करेंगे? अवकलन करेंगे। किसका अवकलन करोगे? हमेशा वक्र का अवकलन करोगे। x y की वैल्यू कहां से निकालोगे? वक्र से ही निकालोगे। सारा खेला वक्र का। स्पर्शी किसकी होती है? वक्र की होती है। आई बात समझ में? स्पर्शी माने एक रेखा है, लाइन है, और स्पर्शी की प्रवणता को हम लोगों ने क्या एज्यूम किया है? यम इज इक्वल टू dy बाई dx, dy बाई dx इज इक्वल टू tan थीटा। ये वाला फॉर्मूला कम लगाएंगे, थीटा अगर कभी दिया है किसी क्वेश्चन में तो tan थीटा लगा देने वाले हैं। आई बात समझ में? चलो ठीक है, अब ये बात क्लियर हो गई। अब हम लोग स्पर्शी का समीकरण देखेंगे। क्या देखेंगे? स्पर्शी का समीकरण। तो स्पर्शी जो है एक रेखा है, तो रेखा का समीकरण यानी स्पर्शी का समीकरण क्या होने वाला है? y माइनस y1 इज इक्वल टू dy बाई dx इन ब्रैकेट x माइनस x1। ये आ गया अपने पास स्पर्शी का समीकरण। तो अगर हमें स्पर्शी का समीकरण चाहिए तो हम क्या निकालेंगे? क्यों, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? y माइनस y1 इज इक्वल टू dy बाई dx इन ब्रैकेट x माइनस x1। आई बात समझ में? हाँ ठीक है। x1 y1 क्या है? स्पर्श बिंदु है। x1 y1 क्या है? स्पर्श बिंदु। dy बाई dx क्या है? स्पर्शी की ढाल या प्रवणता है। अगर आप स्पर्शी का कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर करते हैं तो समझो नॉर्मल तो अपने आप हो रहा है इनडायरेक्ट वे में। इनडायरेक्ट वे में नॉर्मल का कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। चलिए फिलहाल तो यहां पर स्पर्शी का समीकरण हम लोगों को पता चल गया। अभी अभी बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोले हैं कि ढाल या प्रवणता चाहिए तो स्पर्श बिंदु हमें पता होना चाहिए। बाय द वे स्पर्श बिंदु ना पता हो तो वक्र के समीकरण में जाएंगे और स्पर्श बिंदु ढूंढ लाएंगे। ठीक है, अच्छा अवकलन किसका करेंगे? वक्र का करेंगे। अब स्पर्शी का समीकरण अगर कोई पूछे तो स्पर्शी के समीकरण का फॉर्मूला अपने पास है। ठीक है, ये स्पर्शी के समीकरण का फॉर्मूला अपने पास आ गया। स्पर्शी का समीकरण अगर कभी भी निकालेगा तो तुम दो चीज ढूंढना। कितनी चीज? दो चीज ढूंढना, दो बातें ढूंढना। पहला स्पर्श बिंदु, दूसरा dy बाई dx। पहला स्पर्श बिंदु, दूसरा dy बाई dx।
पहला स्पर्श बिंदु, दूसरा dy बाई dx यानी ढाल या प्रवणता। बिंदु और प्रवणता दोनों पता रहेगा तभी स्पर्शी का समीकरण निकाल सकते हो। अच्छा, ये जो स्पर्श बिंदु है क्या है? स्पर्श बिंदु कौन सा पॉइंट है? टेंजेंट पॉइंट, स्पर्श बिंदु। ये स्पर्श बिंदु स्पर्शी पर भी स्थित है, वक्र पर भी स्थित है, तो जरूरत पड़ेगा तो ये संतुष्ट भी करेगा दोनों के समीकरण को। क्या करेगा? दोनों के समीकरण को संतुष्ट भी करेगा, दोनों के इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। आई बात समझ में? सेटिस्फाई करने का मतलब पहली वाली वैल्यू x के प्लेस पर पुट करोगे, दूसरी वाली वैल्यू किसके प्लेस पर? y के प्लेस पर पुट करोगे। तो ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। चलिए कुछ आगे और कुछ लॉजिकल बातें और बताते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। अब अगर कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन देखा जाए, अगर स्पर्शी जो है x अक्ष के पैरेलल है, समांतर है, ये वक्र है अपना y इज इक्वल टू fx, देख लिया जाए। हाँ चल रहा है, ये कोई वक्र है y इज इक्वल टू fx और ये उसकी क्या है? स्पर्शी। ये उसकी क्या है? स्पर्शी। ठीक है, अच्छा ये क्या हो जाएगा? स्पर्श बिंदु। आज के दिन स्पर्शी जो है x अक्ष के समांतर है। अगर स्पर्शी x अक्ष के समांतर है, अगर ये वाली लाइन कहीं प्रश्न में दिखे या उल्टा भी दिख सकता है, स्पर्शी y अक्ष के लंबवत है, अगर ऐसी कुछ बातें आप लोगों को दिखती हैं तो तुरंत यूज करना dy बाई dx की वैल्यू कितना यूज करने वाले हो? 0 यूज करने वाले हो। कितना यूज करने वाले हो? 0। अगर स्पर्शी x अक्ष के समांतर है तो dy बाई dx कितना यूज करोगे? 0, या y अक्ष के लंबवत है। चलो सेकेंड पॉइंट, अगर स्पर्शी जो है x अक्ष के लंबवत है, ये वक्र है y इज इक्वल टू, कोई भी वक्र है, ऐसे लोकल चित्र ये बना रहे हैं, ये क्या है? स्पर्श बिंदु है। आज क्या है? स्पर्शी जो है, स्पर्शी ये क्या है? स्पर्श बिंदु है। स्पर्शी जो है x अक्ष के लंबवत हो, तो अगर x अक्ष के लंबवत हो तो इसकी प्रवणता हम लोग कितनी यूज करने वाले हैं? dy बाई dx इज इक्वल टू 1/0 यूज करने वाले हैं। कितना यूज करने वाले हैं? dy बाई dx इज इक्वल टू 1/0। y अक्ष के समांतर या x अक्ष के लंबवत अगर लाइन तुम लोगों को कहीं दिखे कि स्पर्शी ऐसा है तो तुरंत dy बाई dx कितना यूज करने वाले हो? 1/0। आई बात समझ में? थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट सब समझते हैं हम लोग। ठीक है, ये कोई वक्र है y इज इक्वल टू fx, ये उसकी क्या है? स्पर्शी। ये उसकी क्या है? स्पर्शी। अच्छा, ये स्पर्शी आज ना तो लंब है ना तो समांतर है, बल्कि ये किसी तीसरी रेखा के समांतर है। ये लाइन इसको बोल दे रहे हैं, इसको टी बोल दे रहे हैं, टेंजेंट। लाइन माने कोई भी लाइन है और ये क्या है? टेंजेंट है। तो अगर ये टेंजेंट जो है लाइन के पैरेलल है तो क्या हो जाएगी? टेंजेंट की जो ढाल होगी, प्रवणता होगी, वही किसकी ढाल होगी? यल की ढाल होगी। यानी यल की ढाल अगर पता है तो वही किसकी ढाल होने वाली है? टी की ढाल। अगर यल की ढाल हम लोगों को पता है तो वही, और टी अगर उस यल के पैरेलल है, इफ यल इज पैरेलल टू टी, देन स्लोप ऑफ टी इज इक्वल टू होगी स्लोप ऑफ यल। यानी ढाल जो होगी, टी की ढाल जो होगी वो यल के ढाल के क्या होगी? बराबर होगी। बड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आएगा बीच में, अच्छे क्वेश्चन में लगेगा। इसकी ढाल निकाल लेंगे, वो इसकी ढाल हो जाएगी, dy बाई dx निकल जाएगा। आई बात समझ में? टी की ढाल को क्या बोलेंगे? dy बाई dx। अच्छा कैसे निकालते हैं तो अभी बताएंगे आगे बात। चौथी बात है, ये कोई वक्र है y इज इक्वल टू fx, ये कौन है? स्पर्शी। ये क्या है? स्पर्श बिंदु है। ये कुछ कोण बना रहा है, वो कोण नहीं पता हमको आज। ये जो है किसी रेखा के क्या है? परपेंडिकुलर है। आज जो टेंजेंट है अपना वो किसी लाइन की क्या है? परपेंडिकुलर। किसी लाइन की क्या है? परपेंडिकुलर है। किसी लाइन की क्या है? परपेंडिकुलर। तब क्या करेंगे? अगर इसकी प्रवणता को हम माने m1 और इसकी प्रवणता को अगर मान लें m2, इसकी प्रवणता को थोड़ी देर के लिए मान ले रहे हैं क्या? m1, स्पर्शी की प्रवणता को, इसकी प्रवणता को मान ले रहे हैं क्या? m2। तो क्या फॉर्मूला निकल कर आने वाला है कि m1 गुणे m2 इज इक्वल टू -1 होने वाला है।
यहीं से अगर m1 बराबर निकालोगे तो -1 बाई क्या आ जाने वाला है, m2 आ जाने वाला है। आई बात समझ में? ठीक है, क्या आ जाने वाला है, m1 यानी स्पर्शी की प्रवणता जो होगी वो उस रेखा की प्रवणता के उल्टे का नेगेटिव होगा। ये बात समझ लेना। अगर दो रेखाएं क्या है, लंबवत हैं, यानी अगर इफ L इज परपेंडिकुलर टू T, यानी जो लाइन है और वो टेंजेंट की क्या है, परपेंडिकुलर है। थोड़ा समझ लेना, एडजस्ट कर लेना यहाँ पर। अगर लाइन जो है टेंजेंट के परपेंडिकुलर है, लंब है, तो दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल कितना करने वाले हो, हमेशा -1 करने वाले हो। और बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये भी है, बहुत अच्छे जबरदस्त क्वेश्चन इस कंसेप्ट पर बुकों में दिए गए हैं। ठीक, तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट या वीडियो पॉज करके नोट करिए। आगे बढ़ते हैं कंसेप्ट के मामले में। एक बार देख लिया जाए सब कुछ सही सलामत है, हाँ बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अच्छा अगर हमें ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 किसी रेखा की क्या निकालनी है, ढाल निकालनी है, प्रवणता की ढाल निकालनी है, तो इसकी ढाल या प्रवणता होती है -x का गुणांक डिवाइड बाई y का गुणांक। याद रखना ये फॉर्मूला ऐसे ही हर जगह मत लगाना, जब सारे लोग x y सारे लोग एक साइड में हो, x y एक साइड में हो, तभी ये फॉर्मूला ऐसे लगाना। आई बात समझ में? ये नहीं x एक साइड में हो, y एक साइड में हो, तब ये फॉर्मूला लगाने मत जाना। ठीक है, तो किसी रेखा की ढाल या प्रवणता निकाल सकते हो, बिल्कुल ये भी निकालना। ये आपको आना चाहिए कि कक्षा 10 में सीखो, 11 में सीखो, लेकिन यहाँ पर जब चूंकि सारे कंसेप्ट की बात हो रही है तो यहाँ पर वो कंसेप्ट हम बता ही दे रहे हैं कि कैसे निकालोगे। और डिफरेंशिएशन पर, अवकलन पर तो आपकी कमांड होनी चाहिए। आई बात समझ में? चलिए ठीक है, अगर कोई रेखा दो पॉइंट से होकर पास कर रही है, x1 y1 और दूसरा पॉइंट है क्या, x2 y2, यहां से होकर अगर कोई रेखा गुजर रही है तो इसकी ढाल या प्रवणता का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा। क्या होता है, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो ये दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता रूप में रेखा का समीकरण अगर इस तरह से दिया हो, y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो चाहो तो सबको एक साइड में बुलाकर प्रवणता निकालो, और चाहो तो डायरेक्ट अगर y एक साइड में है बाकी सारे लोग एक साइड में, तो x का ये जो कोफिशिएंट है यही ढाल या प्रवणता है। ढाल कहो, प्रवणता कहो, ग्रेडियंट कहो, स्लोप कहो, सब सेम चीजें हैं, ढाल कहना आसान लगता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग प्रवणता निकाल सकते हैं किसी भी रेखा की। ये बात भी हम क्लियर कर दे रहे हैं। चलिए थोड़ा बहुत हम लोगों को पता होना चाहिए, परवलय संघ परिच्छेद के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, तो खटाखट उसको भी निपटा लेते हैं। ये अगर ऐसा समीकरण दिखे तो ये परवलय है, y स्क्वायर इज इक्वल टू समीकरण होता 4x, y की घात 2 x की घात 1। अगर ऐसा दिख रहा है तो ये है y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? y की घात 2 x की घात 1 या y की घात 2 x की घात 1 है तो वो परवलय है। ऐसा कुछ फिगर रहा होगा, रहेगा। टेंजेंट एवं नॉर्मल में थोड़ा सा फिगर भी बनना जरूरी है। चित्र अगर आप लोग मन में एक लोकल चित्र, नकली चित्र, रफली चित्र अगर बनाना आपको आता है तो फिर बहुत मजा आने वाला है, कोई भी सवाल द रॉक करोगे। चलिए अच्छा, अगर परवलय इस तरह से हो, मुंह इधर खुला हो, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 4ay। क्या होता है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। अगर परवलय का मुंह नीचे की ओर खुला हो तो x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, यानी x की घात 2 y की घात 1 या y की घात 2 x की घात 1 हो तो दैट इज पैराबोला, परवलय। आई बात समझ में? परवलय। ठीक है, दूसरी चीज सर्कल। अब सर्कल तो बहुत डीप में है, और अगर आपको सर्कल, परवलय, इन सब के बारे में फुल डिटेल में पढ़ना है तो यूट्यूब पर टाइप करो पीमैक्स क्लासेज, वीडियोज में जाकर सर्कल का फुल इंट्रोडक्शन आप पढ़ सकते हैं। परवलय का, पैराबोला का पूरा इंट्रोडक्शन, सारा कंसेप्ट समझ सकते हैं। ठीक है, सर्कल क्या है, तो ये है सर्कल, ये रेडियस है r, ये रेडियस है r, ये रेडियस है r, ये रेडियस है r, ये क्या है, सेंटर है। तो सर्कल का समीकरण होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, अगर वो मूल बिंदु है तो। ठीक है,
अगर केंद्र जो है मूल बिंदु पर है तो उसका समीकरण ये होता है। तो कहने का मतलब वृत्त तो बहुत फुल डिटेल में है, यहां पर हम लोगों को ये पता होना चाहिए अगर x और y दोनों ही स्क्वायर में हैं और दोनों के गुणांक अगर बराबर हैं तो वो वृत्त होगा। क्या होगा? वृत्त होगा, सर्कल। अच्छा, ये सब जो बातें बता रहे हैं ये एरिया वाले चैप्टर में भी या और भी ढेर सारे चैप्टर में काम आने वाले हैं, बड़े ही यूजफुल है। तो इसको तो बहुत ही अच्छे से आप लोग नोट कर करके एकदम चबा चबा के बात एकदम समझना। आई बात समझ में? ठीक है, दीर्घवृत्त पर भी थोड़ी सी बात कर ली जाए। दीर्घवृत्त क्या होता है? अंडा, दिस इज ए, दिस इज बी। अंडा आप लोगों ने देखा होगा, क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1। गुणांक बराबर नहीं है, स्क्वायर तो है, गुणांक बराबर नहीं है, तो ये दीर्घवृत्त है, एलिप्स है। इसमें एक फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस ई स्क्वायर। ए दीर्घ अक्ष है, बी लघु अक्ष है। ये बात समझ में आई? इस इसेंट्रिसिटी है, इसकी इसेंट्रिसिटी क्या होती है? एक से छोटी, इसका 1 के बराबर, इसका ई बराबर 0। इसेंट्रिसिटी उत्केंद्रता जो होती है सबकी अलग अलग होती है। चलो एक और बचा हुआ है अतिपरवलय। क्या बचा हुआ है? अतिपरवलय। ये क्या था? दीर्घवृत्त था अपना, एलिप्स था। ठीक है, अतिपरवलय। अगर इस तरह की फोटो कहीं दिखती है तो ये अतिपरवलय है, हाइपरबोला है। ये लंबाई a है, ये लंबाई b है, ये अनुप्रस्थ अक्ष है, संयुग्मी अक्ष है, इधर कहीं नाभियां होती हैं। चलो ठीक है, अतिपरवलय का समीकरण क्या होता है? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इन ब्रैकेट ई स्क्वायर माइनस 1 हो जाता है। एक बार देख लिया जाए उधर कोने दिख रहा है कि नहीं? तो हाँ दिख रहा है। तो ये बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इन ब्रैकेट ई स्क्वायर माइनस 1 होता है। ठीक है, इसकी इसेंट्रिसिटी 1 से ज्यादा होती है, तो कभी 1 से कम, कभी 1 से ज्यादा, कभी 1 के बराबर, कभी 0। तो यही इसेंट्रिसिटी का मामला है। तो इन सब पर कमांड आप लोगों को होना चाहिए थोड़ा सा, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आगे भी समाकलन के अनुप्रयोग में भी बड़ा अहम रोल निभाने वाला है ये। तो ये आई बात समझ में? ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग डिस्कशन करते हैं, अभिलंब की तरफ रुख करते हैं। अभिलंब, नॉर्मल। नॉर्मल क्या है समझेंगे ढंग से। स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली वह रेखा, स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली वह रेखा, कहां से? टेंजेंट पॉइंट से। स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली वह रेखा जो स्पर्शी के लंबवत हो, स्पर्श बिंदु से भी होकर जाए और स्पर्शी वाली रेखा के अगर लंबवत है तो इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? टेंजेंट, सॉरी नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली वह रेखा जो स्पर्शी के लंबवत हो क्या कहलाता है? अभिलंब। ये नहीं कि कहीं से भी जाने वाली रेखा, स्पर्श बिंदु से और लंब भी हो, 90 डिग्री का कोण बनाए। 2 कंडीशन है नॉर्मल के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं। मान लो ये वाला कोण जो बना रहा है एक्स अक्ष के साथ, धन एक्स अक्ष के साथ ये कोण बना रहा है क्या? फाई। तो अगर कोई पूछे सबसे पहली बात अभिलंब की प्रवणता, तो अभिलंब की प्रवणता अपने पास आ गई है, इसको बोल दो यम डैश। क्या बोल दो? यम डैश। तो अभिलंब की प्रवणता यम डैश इज इक्वल टू हो जाएगी कितनी? tan फाई, और यही बराबर होगा -1 बाई dy बाई dx। अभिलंब की प्रवणता अगर कोई पूछे तो अभिलंब की प्रवणता क्या बताने वाले हो आप लोग? अभिलंब की प्रवणता यम डैश इज इक्वल टू tan फाई इज इक्वल टू -1 बाई dy बाई dx। तो dy बाई dx निकालना हम लोगों को आता है, dy बाई dx निकालना आता है। dy बाई dx किसकी प्रवणता या ढाल है? स्पर्शी की। तो वही प्रवणता का उल्टा करके माइनस लगा दो तो अभिलंब की प्रवणता पता चल जाएगी। किसकी प्रवणता पता चल जाएगी? अभिलंब की। अच्छा थोड़ी देर के लिए मान लो इसकी प्रवणता यम माने ही हो, होता क्या? tan थीटा यानी dy बाई क्या होता है? dx। और इसकी प्रवणता को हम लोगों ने क्या मान रखा? यम डैश। चूंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं, यानी नॉर्मल जो है परपेंडिकुलर है टेंजेंट के, परपेंडिकुलर है। सिंस नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, इसलिए हम क्या कह सकते हैं? दोनों की स्लोप
का प्रोडक्ट कितना होने वाला है, -1। यम जाएगा नीचे तो यम डैश इज इक्वल टू -1/m। तो यम डैश आज के दिन किसकी प्रवणता है, अभिलंब की, और यम किसकी प्रवणता होती है, स्पर्शी की, और होती कितनी है, dy/dx। फिर वही चीज, अगर अभिलंब की प्रवणता हम लोगों को चाहिए तो हमें क्या पता होना चाहिए, स्पर्श बिंदु पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, स्पर्श बिंदु। क्या पता होना चाहिए, स्पर्श बिंदु। और फिर अगर स्पर्श बिंदु नहीं पता है तो हम वक्र के समीकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। अवकलन किसका करोगे, अभिलंब की भी प्रवणता निकालने के लिए वक्र का ही अवकलन करने वाले हो, डिफरेंशिएशन वक्र का ही करने वाले हो। आई बात समझ में। तो इसी वक्त बात कर ली जाए, समीकरण की भी बात कर ली जाए, अभिलंब के समीकरण की। तो अभिलंब का समीकरण कुछ नहीं करना है, बस अभिलंब की प्रवणता यूज करनी है। अभिलंब का समीकरण इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होने वाला है, y-y1 इज इक्वल टू -1/dy/dx इन ब्रैकेट x माइनस x1। फिर वही बात, अभिलंब का समीकरण कब निकलेगा, जब वो स्पर्श बिंदु पता हो और अभिलंब की प्रवणता पता हो। किसकी प्रवणता पता हो, अभिलंब की प्रवणता पता हो। एक बार देख लिया जाए। हाँ, एवरीथिंग इज ओके। तो वेलकम बैक। तो अभिलंब की प्रवणता और स्पर्श बिंदु अगर पता हो तो बड़े आराम से हम लोग अभिलंब का समीकरण निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अभिलंब के बारे में भी पूरी बात पता चल गई है। फिर वही चीज, अगर अभिलंब किसी के समांतर होगा तो अभिलंब की जो प्रवणता होगी उस रेखा की प्रवणता होगी। अगर अभिलंब किसी के परपेंडिकुलर होगा तो वो तो यही है। आई बात समझ में। तो वो सब कंडीशन आप लगा सकते हैं। रेखा के लिए वो कंडीशन हमने बता दिया था, केवल स्पर्शी के लिए ही नहीं वो कंडीशन था। उसी कंडीशन को स्मार्टली आप अप्लाई कर सकते हैं नॉर्मल के लिए। इसके कोई समांतर है तो उसकी प्रवणता इसकी प्रवणता बराबर होगी, लंबवत है तो उसकी प्रवणता और इसकी प्रवणता का गुणनफल -1 होगा। अगर अभिलंब जो है कौन, अभिलंब अगर x अक्ष के समांतर है तो उल्टा करना, अभिलंब अगर x अक्ष के समांतर है तो dy/dx 1/0 यूज करना। कितना यूज करना, 1/0। ये थोड़ा तेजी से चल रहे हैं, इसको आप समझ लीजिएगा, उल्टा कर देना है वहां। ठीक है, अगर अभिलंब जो है x अक्ष के लंबवत है, अभिलंब जो है x अक्ष के लंबवत है तो dy/dx कितना यूज करना, 0। dy/dx कितना यूज करना, 0। समांतर है तो dy/dx कितना यूज करना, समांतर है तो dy/dx कितना यूज करना, 1/0। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो पॉज करके नोट करो फटाक से। आगे बढ़ते हैं बात। अब टेंजेंट नॉर्मल की बात हो चुकी है, अब दो वक्रों के प्रच्छेदन कोण की बात हम लोग करेंगे, लास्ट टॉपिक। तो इसका भी कंसेप्ट देख लेते हैं ढंग से। दो वक्रों का प्रतिच्छेदन कोण, इंटरसेक्शन एंगल ऑफ टू कर्व्स, इंटरसेक्शन एंगल ऑफ टू कर्व्स, इंटरसेक्शन एंगल ऑफ टू कर्व्स। तो चलो देखते हैं, ये कोई वक्र है अपना y इज इक्वल टू fx और ये दूसरा कोई वक्र है। ठीक है, इसको y इज इक्वल टू क्या बोल दो, gx बोल दो। कितने वक्र हैं, दो वक्र हैं, y1 बोल दो इसको, इसको y2 बोल दो। तो एक वक्र है अपना y1 इज इक्वल टू fx, एक दूसरा वक्र है y2 इज इक्वल टू gx। आई बात समझ में। अच्छा, दोनों जहां पर कट कर रहे हैं इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदन बिंदु। कौन सा बिंदु बोलते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट, प्रतिच्छेदन बिंदु। तो इसको बोल दे रहे हैं क्या, प्रतिच्छेदन बिंदु। कौन सा बिंदु है, इंटरसेक्शन पॉइंट, प्रतिच्छेदन बिंदु है। क्या है, प्रतिच्छेदन बिंदु। चलो ठीक है, अब यहां से इस वक्र की इस पॉइंट से एक स्पर्शी खींची जा सकती है। ठीक है, इसी पॉइंट से इस वक्र की भी एक स्पर्शी खींची जा सकती है। बोलो, ये वाली स्पर्शी इस वाले वक्र की है। ठीक है, इस वाले वक्र की दिख रहा है, और ये वाली स्पर्शी जो है इस वाले वक्र की है। कितनी स्पर्शियां हैं, दो स्पर्शियां हैं। तो क्या परिभाषा होती है दो वक्रों के प्रतिच्छेदन कोण की, दो वक्रों के
स्पर्श रेखाओं, दो वक्रों के प्रतिच्छेदन बिंदु से होकर जाने वाली स्पर्श रेखाओं के बीच में जो कोण बनता है, दो वक्रों के कहां से होकर जाने वाली, प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाने वाली स्पर्श रेखाओं के बीच जो कोण बनता है, जो एंगल बनता है, दैट इज नोन एज प्रतिच्छेदन कोण, इंटरसेक्शन एंगल। दो वक्र हैं, वो दोनों अगर काट रही हैं तो वो पॉइंट क्या है, प्रतिच्छेदन बिंदु है। प्रतिच्छेदन बिंदु से दो स्पर्शियां खींची जा सकती हैं, एक पहले वक्र की, एक दूसरे वक्र की, और दोनों स्पर्शियों के बीच का जो कोण बनेगा, एंगल बनेगा, वही एंगल ही जाना जाएगा किस कोण से, प्रतिच्छेदन कोण से। चलो प्रतिच्छेदन कोण को थोड़ी देर के लिए हम रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं किससे, थीटा से, ठीक है। अच्छा, ये पहला वक्र है, ये दूसरा वक्र है। ये कौन सा अच्छा है, एक्स अच्छा है, ये कौन सा अच्छा है, वाई अच्छा है। मान लेते हैं जो पहला वाला वक्र है वो ये धन एक्स अक्ष के साथ कोण जो बना रहा है वो अल्फा बना रहा है। दूसरा वाला जो दूसरी स्पर्शी है, दूसरे वक्र की जो स्पर्शी है, ये वाला जो कोण बना रही है धन एक्स अक्ष के साथ, वो कितना कोण बना रही है, बीटा। कितना कोण बना रही है, बीटा। ना तो अल्फा प्रच्छेदन कोण है, ना तो बीटा प्रच्छेदन कोण है, बल्कि प्रच्छेदन कोण कौन है, थीटा। तो इसी फिगर को हम थोड़ा सा इधर बाहर निकाल कर ला रहे हैं। ये क्यों, वक्र नहीं दिखा रहे, ये पहले वक्र की स्पर्शी, ये दूसरे वक्र की स्पर्शी, उनके बीच का ये जो कोण है, यही कोण ही क्या है, प्रच्छेदन कोण। बहुत से लोग इसको भी मान सकते हैं, बहुत से लोग इसको भी मान सकते हैं, ठीक है। तो दो प्रच्छेदन कोण हो सकते हैं। बाय द वे, अगर आंसर मैच ना करे तो अभी बताएंगे, ठीक है। तो प्रच्छेदन कोण क्या होता है, तो प्रच्छेदन कोण कोई मायने नहीं है कि थीटा ही हो। प्रतिच्छेदन कोण या तो थीटा होगा या पाई माइनस थीटा होगा, 180 डिग्री माइनस थीटा होगा। तो अगर ये थीटा है तो मीन्स ये थीटा, और ये वाला कोण पाई माइनस थीटा तो ये पाई माइनस थीटा। तो यही दो चॉइस है, दो प्रच्छेदन कोण हो सकते हैं, या तो थीटा या तो पाई माइनस थीटा, ठीक है। अच्छा, ये वाला एंगल कितना बना हुआ है, अल्फा। ये वाला एंगल कितना बना हुआ है, बीटा। आई बात समझ में। अच्छा, अगर ये वाली रेखा जो है धन एक्स अक्ष के साथ अल्फा कोण बना रही है तो इसकी प्रवणता को बोल दे रहे हैं यमोन। यमोन इज इक्वल टू हो जाने वाली है, क्या हो जाने वाला है, यमोन इज इक्वल टू हो जाने वाला है tan अल्फा। देख लिया जाए, हाँ दिख रहा है। इस रेखा की प्रवणता हो जाने वाली है यमोन, इसकी प्रवणता को हमने माना है यमोन, तो इसको बोल दो यमोन। इसकी प्रवणता को बोल दो क्या, यम2। तो यमोन कितना हो जाने वाला है, tan अल्फा। इसकी प्रवणता को माना है यम2, तो यम2 इज इक्वल टू कितना हो जाने वाला है, tan बीटा। क्या हो जाने वाला है, tan बीटा। देख लिया जाए, थोड़ा कट रहा है तो इधर नीचे लिख दे रहे हैं। इसकी प्रवणता को m2 माने हैं, तो m2 इज इक्वल टू कितना हो जाने वाला है, tan बीटा, ठीक है। अब बहिष्कोण का कंसेप्ट लगा दो, हमें तो थीटा निकालना है। थीटा निकल गया तो कोई थीटा कहे, कोई पाई माइनस थीटा कहे, तो बोथ आर करेक्ट। आई बात समझ में, तो दोनों ही सही हैं। अब जरा बताना, बहुत ही अच्छे से बताना, जो किसी भी ट्रायंगल का जो बहिष्कोण होता है, एक्सटीरियर एंगल होता है, वो अपने से फार वाले एंगल की योग के क्या होता है, बराबर होता है। यानी जो बीटा होगा भैया वो अल्फा धन थीटा के बराबर होगा। किसी भी त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है वो सुदूर अंतः कोणों के योग के क्या होता है, बराबर। अब हम इसको लिख रहे हैं अल्फा धन थीटा इज इक्वल टू क्या, बीटा। उल्टा भी लिख सकते हैं, तो अल्फा को भेज दे रहे हैं उस साइड में, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा। बीटा माइनस अल्फा, दोनों पक्षों का tan लेने पर, दोनों पक्षों का tan लेने पर, दोनों पक्षों का tan लेने पर, क्या लेने पर, tan। तो अब जरा बताना, दोनों पक्षों का अगर हम tan लेकर चलते हैं तो क्या हो जाने वाला है, tan थीटा इज इक्वल टू tan बीटा माइनस अल्फा। ना भी tan लो तो बीटा और अल्फा की वैल्यू निकाल कर रखना पड़ेगा, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल टू आ गया अपने पास, tan a माइनस बी का फॉर्मूला होता है tan बीटा
tan a माइनस tan b डिवाइड बाई 1 प्लस tan a का काम कर रहा है बीटा इंटू tan b का काम कौन कर रहा है अल्फा। ठीक है, tan बीटा को हम लोग लिख सकते हैं m2, tan बीटा को क्या लिख सकते हैं m2, tan अल्फा को क्या लिख सकते हैं m1, यहाँ 1 प्लस tan बीटा को क्या लिख सकते हैं m2, tan अल्फा को क्या लिख सकते हैं m1। आई बात समझ में? तो ये tan को ले जाओ उस पार, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाने वाला है tan इनवर्स और यहां पर लगा दो मॉड, क्या लगा दो मॉड 1 प्लस m2 m1। ये आ गया प्रच्छेदन कोण का फॉर्मूला। क्या आ गया? प्रच्छेदन कोण का फॉर्मूला, बड़ा इंपॉर्टेंट। अगर हमें दो वक्रों के बीच का प्रच्छेदन कोण निकालना तो ये फॉर्मूला। m2 क्या है? एक स्पर्शी की प्रवणता, m1 क्या है? एक स्पर्शी की प्रवणता। दोनों स्पर्शियों की प्रवणता को निकाल लो तो हम प्रच्छेदन कोण बड़े आराम से क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, प्रच्छेदन कोण तभी निकाला जा सकता है जब प्रतिच्छेदन बिंदु पता हो। क्या पता हो? प्रतिच्छेदन बिंदु पता हो। ठीक है, ये बिंदु हम लोगों को पता होनी चाहिए और अक्सर करके प्रच्छेदन कोण वाले क्वेश्चन में ये बिंदु आपको देगा नहीं। तब क्या करेंगे? तब इन दोनों वक्रों को मिलाकर हल करोगे। ये प्रच्छेदन बिंदु कैसे निकालोगे? तो प्रच्छेदन बिंदु हम लोग निकालेंगे दोनों वक्रों के समीकरणों को हल करके। दोनों वक्रों के समीकरणों को हल करेंगे विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, जैसे भी मतलब उनको हल कर सकते हैं। अलग अलग वक्र को अलग अलग तरीके से हल किया जाएगा। तो दोनों वक्रों के समीकरण को अगर हल करेंगे, दोनों वक्रों के समीकरण को हल करेंगे तो हमें क्या निकलेगा? क्या मिलेगा? प्रच्छेदन बिंदु मिलेगा। और प्रच्छेदन बिंदु मिलेगा तभी दोनों वक्रों के स्पर्शियों की प्रवणता निकाल सकते हैं, m1 m2 निकाल सकते हैं, यहाँ लाकर रख देंगे। मॉड लगाने का मतलब क्या है कि जनरली जो है प्रच्छेदन कोण, जनरली मतलब प्रच्छेदन कोण ये माना जाता है कि वो न्यून कोण से कम ही रहे तो ज्यादा अच्छा है। ज्यादा भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है, पाई माइनस थीटा भी हो सकता है। तो प्रच्छेदन कोण, क्या प्रच्छेदन बिंदु पता रहेगा तभी निकलेगा कि वैसे? तो प्रच्छेदन बिंदु पता रहेगा तभी। प्रच्छेदन बिंदु कैसे निकलेगा? दोनों वक्रों के समीकरण को हल करो। समीकरण 1 समीकरण 2 मानकर जैसे भी, पहले x को काट सकते हो या प्रतिस्थापन विधि से जैसे भी हल कर सकते हो उसको करिए। ठीक है, यानी कोई ढाल इसको भी बता सकता है, कोई इसको भी बता, सॉरी प्रच्छेदन कोण इसको भी, प्रच्छेदन कोण इसको भी माना जा सकता है। तो अगर बाय द वे 30 अंश आया है, आपका आंसर 30 नहीं आ रहा है तो 180 में से 30 घटा दो तो वो हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये प्रच्छेदन कोण का कांसेप्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। और अपने पास फॉर्मूला आ चुका है tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m2 इंटू m1। यहीं से एक बात और भी क्लियर हम लोग करने चल रहे हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए आइए, एक छोटा सा टॉपिक और है, खटाखट उसको भी निपटाते हैं, फिर ये कंसेप्ट सारे हो जाएंगे कवर। अब क्या है भैया, बहुत अच्छे से समझना, यदि दोनों स्पर्शियां लंबवत हों, दोनों स्पर्शियां क्या हों? लंबवत हों। दोनों स्पर्शियां क्या हों? लंबवत हों। तब थीटा के बारे में क्या ख्याल है? थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। इसलिए tan थीटा इज इक्वल टू कितना आने वाला है? m2 माइनस m1 डिवाइड बाई 1 प्लस m2 m1 m2 से या m2 m1 से। थीटा आज के दिन कितना है? tan 90 क्या हो जाने वाला है? m2 माइनस m1 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। tan 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/0 इज इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये भाई साहब 0 हो गए और इसका इसमें प्रोडक्ट होगा तो वही m1 इंटू m2 इज इक्वल टू 1, सॉरी हाँ 0 का गुणा हुआ 0, 1 जाएगा उस पार। ये क्या देखने को मिल रहा है? दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल क्या आ गया? -1 आ गया। यही बात बताए थे अभी, अगर दो रेखाएं कभी भी परस्पर लंबवत हों तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल क्या होता है? -1। फिर ये दोनों स्पर्शियां, यदि दोनों स्पर्शियां क्या हो? समांतर हो, परस्पर समांतर हो,
तब क्या हो जाएगा, थीटा कितना यूज करने वाले हो, समांतर नाम सुनते ही 0, इसलिए tan थीटा इज इक्वल टू कितना, m2 माइनस m1 डिवाइड बाई 1 प्लस m2 m1 से थीटा की जगह 0 डिग्री, तो क्या हो जाने वाला है m2 माइनस m1 डिवाइड बाई 1 प्लस m2 m1, tan 0 की वैल्यू 0, तो क्या हो जाने वाला है m2 माइनस m1 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2 या m2 m1 बटे 1 लगा सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 0 गुणे पहाड़ 0, ये आ गया क्या m2 माइनस m1 इज इक्वल टू 0, ये जाएगा उस पार, तो m2 इज इक्वल टू हो जाने वाला है m1। ये क्या देखने को मिल रही है, अगर कभी भी जिंदगी में दो रेखाएं समांतर हुई तो उनकी प्रवणताएं क्या होती हैं, बराबर, और लंबवत हुई तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल कितना होता है, -1। तो ये सारा कंसेप्ट टेंजेंट और नॉर्मल का आपको अगर पता है तो ये बहुत ही जगह भी काम आने वाला है, और टेंजेंट नॉर्मल के सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। और अगर थोड़ा सा और अच्छा मतलब और डीप जाना है, अच्छा एक बात और भी बताना भूल गए हैं, ठीक है, एक बात और भी आप लोग ध्यान रखे रहिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद आ गई है जाते जाते, यानी कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना अपन लोगों को, ठीक है। अगर भैया हमें प्राचलिक बिंदु दिया गया है, क्या दिया है, प्राचलिक बिंदु दिया गया है या प्राचलिक समीकरण दिया गया है, तो वही x1 y1 का काम करेंगे। यानी अगर प्राचलिक बिंदु दिया गया है, प्राचलिक समीकरण आप लोग जानते होंगे, अगर x और y की वैल्यू t या थीटा के टर्म में हो तो ऐसे को पैरामेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं, पैरामेट्रिक पॉइंट बोलते हैं। और अगर प्राचलिक बिंदु दिया गया है तो प्राचलिक बिंदु क्या होगा, प्राचलिक बिंदु ही x1 y1 का काम करेगा। किसका काम करेगा, x1 y1 का काम करेगा। और दो बार अवकलन आप लोग करके dy बाई dx निकालते हैं, y वाले समीकरण में x वाले समीकरण से भाग करके। तो ये सारे कंसेप्ट आज आपके टेंजेंट नॉर्मल के क्लियर हो गए हैं। अगले वीडियो में हम फिर आएंगे, मैक्सिमा मिनिमा का सारा कंसेप्ट कवर अप करेंगे। तो फिर पढ़ाई करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, अपने दोस्त मित्रों में शेयर भी कीजिए और पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।